हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मिसयूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो आपको लास्ट वीडियो हमने प्रोवाइड करवाया उसमें 1992 का जो एपीओ के सिलेबस में है उस एक्ट को डिस्कस किया था, जिसकी डेट ऑफ एनेक्टमेंट 8 नवंबर, डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 11 नवंबर था, यानी 11 नवंबर 1992 ही कंफर्म है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, लास्ट वीडियो में इसको आप लिख लेना। और अभी का जो एक्ट है उस एक्ट में ये 3 डेट, एक्ट नंबर 6 2022, डेट ऑफ एनेक्टमेंट 5 अप्रैल 2022, डेट ऑफ एनफोर्समेंट 6 अप्रैल 2022, और कहीं कहीं पे ये 12 अप्रैल भी लिखी हुई है, तो एक बार इसको देख लेना। यहां पर इस एक्ट को क्यों लाया गया, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं सुना है तो उसका लिंक भी आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल पे, और उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। 1992 का एक्ट 1992 का देखना चाहेंगे कि 2022 का एक्ट है। इसका राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अध्युपाय अधिनियम 2022, सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सेक्शन 1 में उससे पहले एक्ट में जैसा पिछले एक्ट में था एक प्रीएम्बल जैसा इसका ऑब्जेक्ट दे रखा कि इस एक्ट को लाया क्यों गया। यहां पे दिया हुआ है an act to provide for effective measure to prevent and curb the offences of leakage of question paper। मैंने क्वेश्चन पेपर लीकेज होने के कौन कौन से स्टेजेस हैं लास्ट वीडियो में सारा डिस्कस किया है, इसलिए इसमें रिपीट नहीं करेंगे। इसके लिए आप लास्ट वीडियो जो 1992 का है वो सुन लीजिएगा। जो एपीओ के सिलेबस में दोनों एक्ट है, 1992 का और 2022 का। लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड यूज of unfair means at public examination for the purpose of recruitment। वहां पे था पब्लिक एग्जामिनेशन ओनली, यहाँ पे रिक्रूटमेंट भर्ती परीक्षाओं को भी इसमें इंक्लूड किया है, कवर किया इस एक्ट के थ्रू। हालांकि उससे भी हो रहे हैं क्योंकि आरपीएससी पहले एग्जाम सारे करवाती थी, या सबऑर्डिनेट जो हमारा अधीनस्थ बोर्ड है राजस्थान का, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, वो भी करवाता था एग्जाम, करवाता है आज भी। तो पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट बाय एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन, और टू प्रोवाइड फॉर डेजिग्नेटेड कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड therewith and incidental thereto। स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रकटन, अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी अध्युपायों का उपबंध करने के लिए ऐसे अपराधों का विचारण के लिए अभिहित न्यायालयों और उनमें संसक्त आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है। टू बी एनेक्टेड बाय द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर इन द 73rd ईयर ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है। सेक्शन 1 जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट। ये देखिए एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो इसका शॉर्ट टाइटल और ये डिस्कस करें इससे पहले तीनों डेट ध्यान रखना। एक्ट नंबर 6 2022 का ये पूछा जाता है, डेट ऑफ एनेक्टमेंट 5 अप्रैल 2022 और डेट ऑफ एनफोर्समेंट 6 अप्रैल। तीनों डेट ध्यान में रखना, एग्जाम में इनमें से कोई सी भी डेट आपको पूछी जा सकती है। ऐसा माइनर में इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं प्री में, अब इसमें कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, अच्छे से देख लो
और पिछला जो एक्ट था उसकी भी डेट मैंने आपको बताई है। तो इसमें कहीं कहीं पे जो 12 अप्रैल ऐसे लिखा हुआ आ रहा था वो नहीं है, 6 अप्रैल ही है इसकी, तो कोई डाउट नहीं रखना, ठीक है। इसमें शॉर्ट टाइटल एक्शन, तो ये शॉर्ट टाइटल है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मिसयूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022, ये इसका शॉर्ट टाइटल हो गया। एक्सटेंड पूरे राजस्थान में, कमेंसमेंट 6 अप्रैल 2022, ये डेट इसके लागू होने की होगी। इसका सबसेक्शन 1 इसी बात को कहता है जो मैंने अभी आपको यहां से स्क्रीन से बताया, और इसका सबसेक्शन 2 है इट शैल एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसका संपूर्ण राजस्थान राज्य पे प्रभाव रहेगा, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा ने बनाया है। और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की गई है, तो वो तारीख यही वाली है 6 अप्रैल 2022, 6 अप्रैल 2022। इसमें डेफिनेशन पोर्शन दे रखा, परिभाषा है सेक्शन 2 में, ये है सेक्शन 2 डेफिनेशंस, परिभाषाएं 2A 2B C D E F, इन सब में डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं। 2A कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से, मींस एंड इंक्लूड्स प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स, OMR शीट्स, रिजल्ट शीट्स, इवोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एक्सेट्रा। सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से अभिप्रेत है कि इसमें सम्मिलित है प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, OMR शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारण, परिवहन, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा इत्यादि। ये सारा सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में आता है। जो इस वीडियो से पहले का वीडियो है 1992 का, उसमें मैंने एक चार्ट आपको, एक डायग्राम बना के ये सारी चीजें बताई है कि ये चीजें हैं वो इसका पेपर लीक में होती है जो नहीं होनी चाहिए। तो आप दोनों वीडियो देखेंगे, कंपाइल करके आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं 2022 का, वो 1992 वाला वीडियो देख लीजिएगा, और 1992 का देखा तो उनको 2022 वाला भी देख लेना चाहिए, क्योंकि एपीओ के सिलेबस में दोनों एक्ट हैं। बी एग्जामिनेशन अथॉरिटी मींस एग्जामिनेशन अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, इस एक्ट का शेड्यूल 1 है। परीक्षा प्राधिकारी से अनुसूची 1 में यथानिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है। इसका शेड्यूल 1 क्या कह रहा है, किसकी बात करता है, कौन कौन सी चीजें होंगी, तो शेड्यूल 1 में बता रखा राजस्थान पब्लिक सर्विस, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग। सेकंड नंबर है राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। थर्ड पे है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। फोर्थ शेड्यूल में फोर्थ नंबर पे पॉइंट है शेड्यूल 1 में, एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमिटी एंगेज और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति। शेड्यूल 1 का 5 नंबर की एंट्री है स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय। 6 नंबर की एंट्री है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी RBSC, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 7 नंबर पे राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जयपुर, राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर। ये जो हमारा कर्मचारी चयन अधीनस्थ बोर्ड है, इसके अलावा है पुलिस कर्मचारी चयन अधीनस्थ बोर्ड है, ये हमारा दुर्गापुरा में इसका ऑफिस है एग्रीकल्चर फार्म में, और ये वाला पुलिस मुख्यालय के द्वारा राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति वाला बोर्ड। 8 है इसका एंट्री नंबर 8 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम। और 9 नंबर पे एंट्री है एनी सोसाइटीज, कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडीज एंड ऑल PSUs and owned by the state government substantially or partially।
कोई भी सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के पूर्णतः और भागतः स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, वो भी कोई एग्जाम कराएंगे, पब्लिक एग्जाम में आएगा, रिक्रूटमेंट का कोई भी एग्जाम कराएंगे। तो 10 नंबर एंट्री है शेड्यूल 1 में, एनी अदर अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी, वो भी इसी में आ जाएगा ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराने। जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल, उसको मैं अभी इसी शेड्यूल के साथ ही आप देख रहे हैं अपने डायरेक्ट में, इसको भी साथ में समझ लो। सेकंड शेड्यूल में दे रखा एग्जाम कौन कौन करवाएगा। ये जो शेड्यूल 1 है इसमें तो इतना बता दिया परीक्षा कौन सी है, और इन परीक्षाओं के अलावा सार्वजनिक परीक्षा यानी क्या, अभी शेड्यूल 1 में रहो। शेड्यूल 1 के साथ जो शेड्यूल 2 है, ये तो शेड्यूल 1 में तो बात इतनी सी की गई है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन सी है जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, 10 अथॉरिटी के बारे में बता दिया। अब वो एग्जाम कौन सी है वो सेकंड शेड्यूल में बता दिया, वो सेम है डिट्टो। जो एग्जाम आरपीएससी द्वारा कराए जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी द्वारा कराए जाएंगे, जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कराए जाएंगे, बस ये एग्जाम के नाम है और वहां एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उस अथॉरिटी, एक ही बात है। तो दोनों शेड्यूल में ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे एक बार शेड्यूल में ही रहे आप लोग, शेड्यूल 1 में दे रखा है राजस्थान लोक सेवा आयोग, और शेड्यूल 2 में दे रखा है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा। 2 में दे रखा राजस्थान हाईकोर्ट, शेड्यूल 1 के एंट्री नंबर 2 में दे रखा राजस्थान हाईकोर्ट, और शेड्यूल 2 की एंट्री नंबर 2 में दे रखा एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाईकोर्ट। कहने का मतलब जो शेड्यूल 1 में 10 एंट्री दे रखे हैं उनके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो सारा का सारा शेड्यूल 2 में है। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में ये सिमिलरिटी है, दोनों में एक एग्जामिनेशन का नेम है और एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी का नेम है। एक इसके सेक्शन 2 के सबसेक्शन बी में आएगा और दूसरा इसके सेक्शन 2 के सबसेक्शन ई में आएगा, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सेक्शन 2 का सी देखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर, जैसा हमने लास्ट 92 के में डिस्कस किया वही बात यहाँ पे, means any institution or part thereof or any other place fixed and used for the holding of a public examination and include the entire premises attached there। परीक्षा केंद्र से किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत या प्रयुक्त कोई संस्था या उसका कोई भाग या कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर शामिल है। डी में है एग्जामिनी, परीक्षार्थी यानी क्या होगा, यानी परीक्षा देने वाला, मींस ए पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय कंसर्निंग अथॉरिटी, जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। जैसे पार्ट सेकंड में जिनके बता दिया ये एग्जाम कंडक्ट इनके द्वारा करवाए जाएंगे, जो पार्ट इसका शेड्यूल 1 में डिस्कस किया वैसा का वैसा शेड्यूल में। अपीयर इन पब्लिक एग्जामिनेशन इंक्लूडेड ए पर्सन अथॉराइज्ड टू एक्ट एज सब्सक्राइब ऑन हिज बिहाफ, परीक्षार्थी से ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है, और इसमें उसके निमित्त श्रुत लेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल है। परीक्षार्थी में किसी के हाथ से गई, हाथ टूट गया तो दूसरा व्यक्ति लिखने वाला भी देते हैं हैंड राइटिंग के लिए, तो वो श्रुत लेखन वो सुन के लिखता है, ऐसा इसमें कहा गया। लेकिन कंपटीशन एग्जाम जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें जनरली अलाउ नहीं करते, इसलिए एग्जाम से पहले अपने आप को मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट रखना चाहिए। ऐसे नहीं कोई पूरी साल तैयारी की, 2-3 साल तैयारी की, एग्जाम आया तब हाथ टूट गया। अभी ऐसा अपने स्टूडेंट के हुआ जो जेएलओ में तो स्टेट टॉप किया एससी कैटेगरी में और आरजेएस का मेंस दिया तब डेंगू हो गया। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, डेंगू होना खैर अपने हाथ में नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि अपने को डेंगू हो, लेकिन फिर भी जितना हो थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी जगह पे ना बैठें जहां पे मच्छर काट सकता है डेंगू वाला, तो अपने उसी जगह पे रहें जहां पे मच्छरों को भगा सके, मार सके, तो थोड़ा ठीक रहेगा। चाय की थड़ियों वड़ियों पे बैठ जाते हैं, गंदी जगह होती है जहां मच्छर खा जाए, कुछ कमरों में भी मच्छर होते हैं वो खा जाए और डेंगू हो गया फिर भुगतना पड़ जाता है। इसलिए अपने रूम में रहो, पढ़ाई करते रहो, रोल आउट चला करो। एग्जामिनी परीक्षार्थी हो गया। E public examination means examination for the purpose of recruitment to any post
under the state government include autonomous body, authorized board or corporation as specified in the second schedule. सार्वजनिक परीक्षा से स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, निगमों सहित राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए जो अनुसूचित 2 में जो बता रखा वो हो, यानी 1 में नाम बता रखा उन संस्थाओं का और उन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करा रखी वो शेड्यूल 2 में इस एक्ट के बता रखा 2022 का ये एक्ट है, इसमें बता रखा। अनफेयर मींस अनुचित साधन। अब अनुचित साधन में क्या आ जाएगा, जैसा लास्ट एक्ट में मैंने बताया था वो सारी चीजें अनुचित साधन में आ जाएंगी, अनफेयर मींस में आ जाएगी। उसमें भी अनफेयर मींस को डिफाइन किया गया 1992 के एक्ट में और यहाँ पे भी किया गया है एफ। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे रखा है, फर्स्ट देखिएगा। अनफेयर मींस में क्या आएगा, इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन टू टेक अथॉराइज्ड अनऑथराइज्ड हेल्प इन पब्लिक एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी। अच्छा आपको कोई पूछ ले अथॉराइज्ड हेल्प यानी क्या है, अथॉराइज्ड हेल्प जैसे श्रुति लेखन वाला, वो लिखने के लिए मिलता है किसी का हाथ वाथ टूट गया लिख नहीं पा रहा, ऐसी हालत में तो वो अथॉराइज्ड हेल्प। कई बार होता है एग्जाम में किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया या किसी को कोरोना हो गया, पेपर देना है तो उसको अलाउ करेंगे, बिल्कुल सेपरेट रूम में अलग से बैठाएंगे उसको, उसके पास तो कोई हैंडराइटिंग वाला वो नहीं बैठेगा, एग्जामिनर भी दूर से कॉपी देगा, दूर से ध्यान रखेगा उसका। तो ये अथॉराइज्ड हेल्प, अनऑथराइज्ड हेल्प जितनी भी नकल के प्रकार है सारे आ जाएंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, इसमें भी एक एक को डिस्कस करेंगे। किसी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह का से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप या किसी भी रूप में लिखित, अलिखित, लिखित, अभिलिखित और प्रलिपित या मुद्रित सामग्री से अप्राधिकृत सहायता लेना और किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना शामिल है। और सेकंड में किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में इन रिलेशन टू एनी पर्सन, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देयर का फर्स्ट है, टू इम्प्रिजन, टू impersonate और लीक और attempts to लीक और conspires to लीक क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का के प्रतिरूपण या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना कि प्रश्न पत्र को कैसे ऐसे ऐसे किस्से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलते हैं। जो प्रिंटिंग प्रेस में लोग थे और बस नहीं चला तो उन्होंने, कईयों ने तो पेपर ही अपनी बनियान पे ही छाप लिया उल्टा अंदर करके, फिर बनियान वापस पहन ली क्योंकि बाहर आके करोड़ों में बिकेगा। तो ऐसे लोग कच्चे बनियान वाले भी मिल जाते हैं। पेपर लोगों का बस नहीं चले उस मशीन में फंस के खुद निकल जाए, वरना क्योंकि वो छोटा रहता रोलर, उनका गन्ने के जूस जैसा कर देगा। क्योंकि नकल के मामले में उनको पूरा चेक किया जाता है। अगर लोगों का ऐसा बस चले ना पेपर खा जाऊं और सुबह वैसा का वैसा निकाल के दे दो लोगों को, जैसा लोग दुबई से चांदी सोना लगता है, इसमें चांदी तो नहीं, शरीर में ऑपरेशन करके बॉडी कट करवा के ले आते हैं। तो ऐसी सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे अविश्वसनीय लोगों को देखो, बहुत लोग होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, उनकी ईमानदारी में, जैसा मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी कहा, आरपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने में अभी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, ऐसे अधिकारी हर जगह हो तो क्या मजा है तो पेपर लीक हो जाए। बस आप भगवान से प्रार्थना करो एपीओ के एग्जाम मेन से एग्जाम तक यही रामनिवास जी मेहता यहाँ बने रहे। ऐसे ईमानदार अधिकारी और भी राजस्थान में हो तो राजस्थान सरकार को इनको ढूंढ के ऐसे अच्छे कामों में लगा जाना चाहिए। क्योंकि बच्चा 2-2, 5-5 साल तैयारी करता है, घर वालों की मेहनत का पैसा लगाता है, फिर पता चलता है पेपर तो लीक हो गया। टोल नाके पे पर्ची काटने वाला तो रीट में सेलेक्ट हो रहा है, 5 साल से तैयारी करने वाले बच्चे फेल हो रहे हैं। अब तो कोई भी एग्जाम इंडिया में सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है, नीट का माना जाता है मेडिकल वाला। 10-10 लाख में पर्चे बिके, देश भर में दुनिया जानती है। बदनाम कर दिया एग्जामिनेशन एजेंसी को, क्यों? प्राइवेट एजेंसी को दे रहे। किसकी एजेंसी देखना चाहिए, किस स्टेट का वो आदमी, ये भी देखना चाहिए। शायद गुजरात से संबंधित है एनटीए वाला। हाँ, इनको देखो, इसीलिए रद्द नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? उन चीजों पे ये गलत चीजें हैं, इसी एक स्टेट के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और बाकी देश भुगत रहे हैं, इनका बायकॉट होना चाहिए। सेकंड, टू प्रोक्योर और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर और कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉजेज क्वेश्चन पेपर इन अनऑथराइज्ड मैनर, प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रीति से उपाप्त करना और उपाप्त करने का
प्रयास करना, कब्जे में लेना और कब्जे में लेने का प्रयास करना, ऐसा भी कोई करेगा तो भी इसमें अनुचित साधन अनफेयर मीन्स में आ जाएगा। और थर्ड है, मैंने आपको पहले कहा, बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के, बिना पॉलिटिकल प्रिविलेज के ना तो कोई पेपर लीक हो सकता और ना कोई परीक्षा में गड़बड़ करने की हिम्मत रख सकता। जो भी करता है, ऊपर तक चोर बैठे हैं, उन चोरों को भी वो चोर कुछ पैसे दे के आता है, तभी वो नीचे चोरी कर पाता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे रीट का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर राजस्थान की भर्ती परीक्षा का हो। इन चोरों को सिस्टम से बाहर करना चाहिए और प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सबको एग्जाम सेंटर देने नहीं चाहिए। थर्ड है, टू सॉल्व और अटेम्प्ट टू सॉल्व और सीक असिस्टेंस टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन अनऑथराइज्ड मैनर। एकाधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करना, प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बस में बच्चे बैठे हैं, बस में खड़े होकर लोग पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और पूरी की पूरी बस पकड़ी गई और हमारी सरकार कह रही थी पिछली पेपर लीक तो हुआ ही। अरे बस में इतने 60 लोग पकड़ लिए, अब भी नहीं मान रहे हो, उनका तो वीडियो आया तो भी नहीं मानने को तैयार है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे पहले दिखा दिया, देखो ये पेपर आ, कुछ ने पेपर के प्रिंट दिखा दिए। वही है ना, सरकार की मिली भगत होती है तब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता है, जो नहीं होना चाहिए। इसमें भी, इस चक्कर में भी कई छात्र नेता पनप गए और कुछ एमएलए का टिकट भी ले पड़े, जैसे उपेंद्र यादव, युवाओं के लिए अच्छा लड़ा और कितने कोई सफल हुए, किरोड़ी जी ने भी अच्छे मुद्दे उठाए। पता नहीं सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, नहीं कार्रवाई करेगी तो अगले पेपर पे फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। फोर्थ है इसका, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट द एग्जामिनी इन पब्लिक एग्जामिनेशन अनऑथराइज्ड मैनर। सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना शामिल है। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा, एनी पर्सन आल्सो इंक्लूड्स एन एग्जामिनी। किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी शामिल है, जो परीक्षा दे रहा है ना वो भी किसी व्यक्ति में शामिल है। अनफेयर मींस ऐसा नहीं कि वो बैठा बैठा किसी को बता रहा है, इन्विजिलेटर किसी को बता रहा है, वो भी नहीं कर सकता। या आप अपनी कॉपी दिखा दो, ऑनलाइन दे दो, अपना कंप्यूटर दिखा दो, ले भाई देख ले, मैंने तो कर लिया, अब तू भी देख ले, ऐसा नहीं कर सकते। सारा अनफेयर मींस में आ जाएगा। सेक्शन 2 का सबसेक्शन जी है, द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द आईपीसी। ऐसे का ऐसा सेम प्रोविजन 1992 के एक्ट में भी है। सेल हैव द सेम मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट कोड। इसमें सम्मिलित किए गए और परिभाषित नहीं किए गए किंतु भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः इस संहिता में समुद्देशित किए गए हैं। ये हमारा इस एक्ट का सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 2, सेक्शन 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मींस, अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रतिषेध करना। अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रतिषेध करना, ये इसमें बताया गया सेक्शन 3 में। नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मींस एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। ऐसा सेम प्रोविजन पिछले एक्ट 1992 के में। मेरे तो ये नहीं समझ में आया, एक एक्ट 1992 का अलग रख दिया, 2022 का अलग रख दिया, इन दोनों को एक साथ मर्ज किया जा सकता। बहुत चीजें काफी हद तक सेम है, अब ये अलग अलग हैं, एपीओ के सिलेबस में भी अलग अलग है, एक्ट भी अलग अलग है, तो हमें भी अलग अलग ही इनको डिस्कस करना पड़ रहा है। धारा 3, अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा। जैसा सेक्शन 4 है ऐसा सेक्शन हम उधर 1992 के एक्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का कब्जा और उसका प्रकटीकरण करना। नो पर्सन ऑथोराइज्ड बाय वर्च्यू of his duty in conduct of public examination shall before the time fixed for opening and distribution of question paper। धारा 4 में प्रावधान किया गया है इस एक्ट के, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्रों को खोलने और उनका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति नियत समय के पूर्व निम्नलिखित नहीं करेगा। एग्जाम में
कोई व्यक्ति क्या नहीं करेगा, ये ए में बी में बता रखा है। ए ओपन, लीक और प्रोक्योर और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर, possess or solve such question paper or any portion of copy thereof। ऐसे प्रश्न पत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रति को खोलने, प्रकट करना, उपात्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना और हल करना, ऐसे कार्य नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। और करेगा तो अपराध की कैटेगरी में है, सीधी सी बात है। बी, give any confidential information or promise to give such confidential information to any person or examinee where such confidential information is related to or in reference to such question paper। किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना, जहां ऐसी गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्न पत्र से संबंधित है, उसके संदर्भ में है देना और गोपनीय सूचना देने का वचन देना। यानी ऐसे कोई भी प्रश्न पत्र किसी व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसा व्यक्ति उनके बारे में किसी भी प्रकार की नकल नहीं करेगा। ये सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 और 2 में बताया गया, मना किया गया, अगर करेगा तो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 5 है प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड ऑफ एंगेज विद एग्जामिनेशन वर्क। परीक्षा कार्य में न्यस्त और उसमें लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा प्रकटन की रोकथाम करना, जैसा सेक्शन 3 में, 4 में और 5 में बताया गया है। तो सेक्शन 5 भी ऐसे लोगों, ऐसे प्रोविजन पिछले एक्ट 1992 के एक्ट में भी, 1992 का जो एक्ट था उसमें भी किया गया। सेक्शन 5 देखिएगा, नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, सेक्शन 5, इंटरेस्टेड और एंगेज्ड विद एनी pertaining to public examination shall accept where he is permitted by virtue of his duty so to do directly or indirectly duels or cause to be duels or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so interested to him। धारा 5, परीक्षा कार्य में न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा प्रकटन की रोकथाम। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में न्यस्त है, उसमें लगा हुआ है, सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञात है, ऐसी सूचना या उसका भाग जो उससे इस प्रकार न्यस्त किए जाने वाले कार्य के आधार पर जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और प्रकट नहीं करवाएगा या नहीं बताएगा। यानी इसमें भी मना किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातों के बारे में कोई जानकारी लीक नहीं करेगा। सेक्शन 6 है अनऑथराइज्ड पर्सन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और ओएमआर शीट इन फॉर्म। प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र और ओएमआर शीट का किसी भी रूप में अपराधीकृत कब्जा और प्रकटीकरण नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा सेक्शन 6 में प्रोविजन किया गया इस 2022 के एक्ट में। नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड टू परमिट बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी टू डू सो shall before the time fixed for distribution of question paper। धारा 6 में कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय के पूर्व ऐसा करने के लिए विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है, जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में, यानी अनऑथराइज्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन तथाकथित लोगों को ऑथराइज करते हैं वो भी प्राइवेट लोग हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो जहां जहां प्राइवेट लगाएंगे वहां ये पेपर लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इन लोगों पे भी रोक होनी चाहिए। ए बी में प्रोविजन क्या, ए देखिएगा सेक्शन 6 का सबसेक्शन ए, प्रोक्योर और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर और possess such question paper और आंसर शीट और ओएमआर शीट और एनी पोर्शन और कॉपी thereof in any form। ऐसा प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, ओएमआर शीट या उसका कोई भाग या प्रति किसी भी रूप में उपात्त नहीं करेगा
उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा और कब्जे में नहीं लेगा। और बी है सेक्शन 6 का सबसेक्शन बी है इम्पार्ट or offer to impart such information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a bearing upon such question paper। ऐसी सूचना नहीं देगा और देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिससे ऐसे प्रश्न पत्र से संबंध या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास में कारण है। ये सेक्शन 6 में बता रखा है कि प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक और ओएमआर शीट का किसी भी रूप में अपराधिकृत कब्जा और प्रकटन नहीं होगा। अनऑथराइज्ड पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट और ओएमआर शीट इन फॉर्म। इसके बाद में सेक्शन 7 है प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। किनको मना किया गया? अनऑथराइज्ड पर्सन, जो एग्जामिनेशन सेंटर में आने के लिए अथॉराइज्ड नहीं है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निषेध। आप देखना जहां एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है, स्पेशली ऐसा रिक्रूट एग्जामिनेशन हो चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन सेंटर में हर कोई घुस सकता है? नहीं घुस सकता। लेकिन कुछ बिहार के ऐसे फोटोज आए और हरियाणा के ऐसे फोटो और वीडियो देखने को मिले जिसमें लोग खिड़कियों पे चढ़ रहे हैं, लटक रहे हैं रस्सियों की सहायता से, पर्चे पहुंचा रहे हैं उनको। ये अनऑथराइज्ड है उस सेंटर में, कहते हैं हम तो नहीं जा रहे हैं उसके अंदर, लेकिन खिड़की में से पर्चा पहुंचा रहे, तो वो सब गलत है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पिक्चर देखने को साल 6 महीने पहले आप सबने सारे ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर में देखे होंगे। अगर इस चीज का ध्यान रखते हैं, इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्योंकि स्टूडेंट को तो होता ही है। तो सेक्शन 7 इस एक्ट का सेक्शन 7 है नो पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड और एंगेज्ड विद वर्क प्रिंटिंग pertaining to public examination or conduct of public examination or who is not an examinee shall enter and enter the premises of the examination center। धारा 7 परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त नहीं है, जो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन कार्य में लगा हुआ नहीं है अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कहने का मतलब है जो अथॉराइज्ड है उसके अलावा कोई भी अनअथॉराइज्ड व्यक्ति एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं करेगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 9 में आगे प्रोविजन किया गया है सेक्शन 7 के बाद में सेक्शन 8। सेक्शन 8 में प्रोविजन किया गया है नो प्लेस other than examination center shall be used for public examination। परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई भी स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा, यानी उन जगह को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो अथॉरिटी जाके देखेगी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए एप्रोप्रिएट प्लेस है या नहीं है। ऐसा नहीं गोपाल पुड़िया पे बैठा के एग्जाम दिला दो, चलो आज सेंट्रल पार्क में एग्जाम ले लेते, नहीं। वो जगह ऐसी होनी चाहिए। आजकल ये सारी चीजें देखते हैं, वहां हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। आने जाने में भी कैमरा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बहुत से एग्जाम में तो वीडियोग्राफी भी की जाती है अच्छे से, वो लिख रहा है नहीं लिख रहा है, बाकायदा ऐसे कहते हैं सामने देखो, कैमरे के सामने देखो, उसके बाद में लिखो। और थंब का भी किया जाता है, फिर भी लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो सेक्शन, क्योंकि पकड़ा गया तो चोर है ना, नहीं पकड़ा गया तो कौन देखता है। मैं एक एग्जाम में इन्विजिलेट वो सेंटर ऑब्जर्वर था, बना के भेजा और वहां पे फोन आया इनका सीआईडी सीबी वालों का। एक डीवाईएसपी मैडम कह रहे थे कि आपके सेंटर में कोई जालोर इधर साइड का है और सरनेम बिश्नोई है, बस 2 क्लू मिले क्योंकि एग्जाम होने वाली थी उस समय। कोई बार बार पेपर की और उनकी बात फोन पे करता है तो उनमें सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है, ऑटोमेटिक उस नंबर को ट्रेस करके फिर ट्रेस पे ले लेती है पुलिस वाले और सर्विलांस पे ले लेते हैं, उनको मालूम नहीं है। तो लास्ट में पकड़ में आ गया, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही हाईली ट्रेंड था, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था, रीट की एग्जाम में पकड़ा था। राजस्थान में शायद 4 लोग पकड़े गए, उनमें एक वो भी था। लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर ऐसा है 100% में दावे से कह रहा हूं बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जुडिशरी का सिस्टम इतना ढीला। 2 या 3 17 18 में मैंने पकड़ा होगा, 17 में, 17 के बाद 18 19 20 21 22 23, अभी 5 साल बाद में मुझे एविडेंस पे बुलाया। तो आप समझ लो कि उसमें न्याय होगा कि न्याय, मेरे को तो नहीं लगता उसको कोई सजा वजह होगी।
एसीजेम कोड से छूट जाए। और जो इतने बड़े एग्जाम में पकड़ा गया स्टेट में, जब वो छूट रहा है उसमें गवाही के रूप में जाके आया हूं, बाकी सब छूटेंगे क्योंकि सिस्टम इस तरह से मिला हुआ है, एडवोकेट उनको प्रोटेक्ट करने में लग रहे हैं। सारा क्या कर लेगा एक विटनेस, और एकमात्र मैं विटनेस हूं जो मैं कह रहा हूं नकल कर रहा हूं, बाकी तो हॉस्टाइल हो रहे हैं सारे के सारे। और हो गया विटनेस, क्रॉस हो गया, एग्जामिनेशन चीट हो गया, अब तक तो बरी भी हो गया। तो ये लूप होल है एक्ट की, वहां पे अप्रासंगिकता हो जाती है, इनकी धज्जियां उड़ जाती है इन कानूनों की, जो नहीं उठनी चाहिए और सख्ती से लागू होना चाहिए, क्योंकि इतना डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, विलंब से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है, और अपराधी को बचने के लिए ये बड़ा हेल्पफुल होता है। अब मेरे सामने वो यही लड़का था क्या, मैं तो नहीं पहचान सकता, इतना समय लगा देते। ये सारा प्रोसीजर डिले के नाम पे अपराधियों को बचाने का प्रकार चल रहा है, जिसमें राजस्थान में पूरा गिरोह काम करता है। एरिया स्पेसिफिक, लोग भी स्पेसिफिक है जो जुड़े हुए इसी काम में, जो ऐसा काम करते हैं। तो इनको 7 में प्रोहिबिट किया गया, 9 में नो प्लेस अदर देन, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेक्शन 8 को देखिएगा, सेक्शन 8, नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, नो प्लेस हु इज interested or engaged with the work pertaining to public examination shall be used or caused to be used any place other than the examination center for the purpose of holding public examination। धारा 8 जो आपको स्क्रीन पे हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई दिखाई दे रही है, परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई भी स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त किया गया है, उसको लगाया गया विश्वास करके, या तो जो उसमें लगा हुआ है सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से किसी भिन्न स्थान पर का उपयोग नहीं करेगा और नहीं करवाएगा। कहने का मतलब है जो स्थान आइडेंटिफाई हुआ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए उसी में एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। सेक्शन 8 के बाद में सेक्शन 9 है, अभी तक प्रोविजन चल रहे हैं, पनिशमेंट अभी आएंगे इनके। Offenses by management, institution और others, प्रबंध तंत्र, संस्था और अन्य द्वारा अपराध किया जाना। अन्य द्वारा अपराध क्या, इसमें LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड अदर्स, यानी ऐसे संस्थाओं को इस तरह से जोड़ रखा है जहां पर सेक्शन 9 देखिएगा, इसका 22 का एक्ट है, इसका सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1, whoever offense under this act has been committed by management or institution or limited liability partnership, इसको अंडरलाइन करिए, LLP मैंने इसी का लिखा, और others, every person who at the time of offense who committed was in charge of or was responsible to the management or institution or limited liability partnership or others, or for conduct for the business of management or institution or limited liability partnership or other, as well as the management or institution or limited liability partnership or other shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against the punished accordingly। धारा 8 प्रबंध तंत्र, संस्था या अन्य द्वारा अपराध। उपधारा 1, जब कभी प्रबंध तंत्र या संस्था सीमित दायित्व भागीदारी, ये LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किए जाने के समय प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य कारोबार का प्रभारी था, या प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारोबार के संचालन के लिए प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के प्रति उत्तरदायित्व था, साथ ही साथ प्रबंध तंत्र, संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य भी अपराध के दोषी समझे जाएंगे, स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दायी होंगे और तदनुसार दंडित किए जाएंगे। इस सबसेक्शन 1 में कहा गया सेक्शन 9 के, ये मैंने आपको पहले ही कहा कि प्राइवेट एजेंसियां इनको इसमें शामिल कर रखा है,
वो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी के तहत उनको शामिल करते हैं। उनका भी कोई कर्मचारी अपराध करेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 के बाद में एक प्रोविजन देगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शैल render any such person liable to any punishment under this act if he proves that the offense was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offense। परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और यह है कि उसने अपराध कारित होने के रोकने के लिए तत्समय तत्परता बरती थी। ये जनरली ये प्रोविजन किए रहते हैं, जो ऐसे प्रोविजन आते हैं उसमें व्यक्ति कहेगा साहब मैंने इनको साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इस प्रकार का कोई भी अपराध नहीं करना है, फिर भी इन्होंने किया हमारी सावधानी के बावजूद, तो संस्था या वो व्यक्ति मैनेजमेंट का वो बच सकता है, उसको इंडिविजुअल सजा दी जाएगी। ये प्रोविजन इसकी बात करता है। सबसेक्शन 2 देखिएगा, notwithstanding anything contained in subsection 1 where an offense under this act has been committed by management or institution or limited liability partnership or other, it is provided that offense has been committed with the consent or convenience of or is attributable to any neglect on the part of any director, partner, manager, secretary or other officer of management or institutions, limited liability partnership or others. Such director, partner, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be prosecuted against and punished accordingly। धारा इसमें हमारे सिलेबस में इसके सेक्शन 10 तक ही है, ये ध्यान रखें। ये जो एपीओ का सिलेबस है इसमें 10 तक है और हम 10 तक ही डिस्कशन करेंगे। ये नीचे के जो सेक्शंस हैं, हालांकि शेड्यूल 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये एक वीडियो हम ऑलरेडी इसका पूरे एक्ट का रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं, तो उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जिनको ये पढ़ने या हम किसी और क्लास में रिकॉर्ड कर देंगे, आज ओनली सेक्शन 10 तक का वीडियो आपको इस बारे में अवेलेबल रहेगा। इनके बाद में 11 से लेकर के और 20 तक का एक और सेपरेट वीडियो हम अलग से डाल देंगे। अभी एपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्शन 10 तक का आपको इस वीडियो में डिस्कशन अवेलेबल रहेगा। सबसेक्शन 2 हिंदी में देखिएगा, धारा 9 का सबसेक्शन 2 है। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंध तंत्र या संस्था, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या उनके किसी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है, तो ऐसा निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध के दोषी समझे जाएंगे और स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के दायी होंगे, तदनुसार दंडित किए जाएंगे। ये है सेक्शन 9। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के बाद में सेक्शन 10 जो एपीओ के सिलेबस में है, पेनल्टीज, शास्तियां, पेनल्टी और शास्ति में इसको सेक्शन 10 देख लो। सबसेक्शन 1, इफ एनी एग्जामिनी इंड्यूस्ड इन अनफेयर मींस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2F subsection 1 shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a term which may extended to 3 years and shall also be liable to fine which may extended to कितना हो गया, not less than 1 lakh। सीधा पहला सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट उधर भी 3 ईयर था 1992 के एक्ट में, ईयर तो इधर भी 3 है, लेकिन फाइन यहाँ पे सीधा 1 लाख। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट of payment of fine, such examinee shall also be liable to be punished with imprisonment of either description for a term। अगर वो फाइन नहीं देगा तो 9 मंथ का इम्प्रिजमेंट उसको भुगतना होगा। धारा 10 की उपधारा 1 हिंदी में देखिएगा, धारा 10 शास्तियां, उपधारा 1, यदि कोई परीक्षार्थी
धारा 2 और क्लोज फेस्ट में के अधीन यथा परिभाषित अनुसूचित साधनों में लिप्त पाया जाता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित होगा और ऐसे जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा दंडित होगा और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर ऐसे परीक्षार्थी दोनों में से किसी भांति के कारावास से, देखो जनरली ऐसा होता है फाइन के मामले में अगर फाइन जमा नहीं कराता तो कैसा इम्प्रिजनमेंट मिलता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलता है। बट यहाँ पे देखा दोनों में से किसी भी भांति का यानी सिंपल या रिग्रेस कोई सा भी उसका 9 महीने तक दंड से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 है इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी वेदर इंटरेस्टेड और unauthorized with the control conduct of public examination or not in conspiracy or otherwise induce or attempts to induce in unfair means as defined in section 2F second or contraventions or abets to contraventions any of provisions of this act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extended which shall not be less than 10 years but which may extended to imprisonment for life। ये देखो ये राजस्थान सरकार ने जिस दिन केंद्र का एक्ट बना था इसका, तो उस समय के वर्तमान तात्कालिक मुख्यमंत्री उनकी टिप्पणी थी कि हमने तो एलआई तक का पनिशमेंट किया। कितना पनिशमेंट है इसमें अधिकतम, एलआई आजीवन कारावास तक और सेंटर का उसमें ओनली 10 ईयर तक का। तो अशोक गहलोत उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा केंद्र ने कमजोर कानून बनाया, वास्तव में कमजोर बनाया। मैं कहता हूं इसमें डेथ सेंटेंस होना चाहिए। एग्जाम में जिन बच्चों का पेपर बिगड़ जाता है उनका कई का स्टेट ऑफ माइंड काम नहीं करता, बाद में पागल हो जाते हैं, कई बच्चे अपना जीवन खत्म कर देते हैं। नीट में आपने देखा देश भर में बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कभी नहीं मरना चाहिए, एग्जाम में फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मरने का नहीं सोचना चाहिए। नेवर थिंक सुसाइड। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में तो आत्महत्या के बारे में सोचना पाप है और करना महापाप हो गया। पेपर लीक हो गया, अपने बाप दादा कौन से प्रोफेसर ही थे, 3-4 पीढ़ी पहले कौन से प्रोफेसर ही थे, क्या फर्क पड़ गया, कौन से हाईकोर्ट के जज ही थे, सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे। इसलिए पेशेंस रखो, कोई दुष्ट पेपर लीक कर जाए और इनोसेंट बच्चा मर जाए, ऐसे चोरों को अपराधियों को डेथ सेंटेंस होना चाहिए पेपर लीक के मामले में। बट एलआई तक किया है, इसमें डेथ तक होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। जो एक्ट में है हमें वही पढ़ना है। एंड शैल also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees which may extended to 10 करोड़। देखो कितना फाइन हो गया। मैंने अपने किसी भी कानून में इससे बड़ा फाइन का प्रोविजन नहीं पड़ा, 10 करोड़। ये इसी में है क्योंकि पेपर करोड़ों में बिक रहा भाई, इनके लिए 10 करोड़ की छोटी चीज है। 100 करोड़ करोगे ना, 100 करोड़ तो भी ज्यादा नहीं है, अरबों में बिकता है। उसके बाद में आता करोड़ों में, फिर आता है लाखों में, फिर आता है हजारों में, और देखो 10-10 रुपए में। यूपी के बस स्टैंड वाला मैं बता रहा हूँ, उनको लगा अभी पेपर चालू होने वाला है, 10-10 ही ले लो यार, नहीं तो चलो 10 रुपए की चाय पी लेंगे। तो ऐसा 10 करोड़ एंड इन केस डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर वो फाइन देने में फेल हो जाता है तो सच पर्सन शैल आल्सो बी लायबल टू पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर। ये भी सबसे बड़ी सजा, अगर फाइन नहीं दे रहा तो अधिकतम 2 साल के लिए पटक रहे उसको, 9 महीना भी ज्यादा ही थी। बाकी फाइन नहीं देने की वजह में जनरली 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होता है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इसमें आप लोग यहाँ इस क्लास में सुन रहे हैं इसको, तो आपको इसका बेनिफिट ही होगा एग्जाम में। एक बार सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 और 2 दोनों साथ में करके इसका प्रोविजन करवा के इस डिस्कशन को अपन कंप्लीट करेंगे। एक बार सेक्शन 10 हिंदी में देखिए, इसका सबसेक्शन 1, यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2 फेस्ट के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो ऐसी अवधि के कारावास जो 3 वर्ष तक के उसके लिए दंडित किया जाएगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा दंडित किया जाएगा। और जुर्माना नहीं देने की एवज में सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो 9 मंथ का होगा वो दिया जा सकता है। और सबसेक्शन 2 में है परीक्षार्थी को शामिल करते हुए यदि कोई व्यक्ति चाहे सार्वजनिक परीक्षा संचालन करने के कर्तव्य के लिए न्यस्त हो या प्राधिकृत किया गया हो या नहीं किया गया षड्यंत्र में अन्यथा धारा 2 सेकंड में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त होने का प्रयत्न करता है, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी। राजस्थान में मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर है, सेंटर के लॉ में मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर है।
और राजस्थान का जो एक्ट है इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट एलआई तक दे रखा है सेक्शन 10 में, और जुर्माना 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, मिनिमम फाइन 10 लाख और मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकेगा। और जुर्माना संदाय करने में व्यतिक्रम होने पे ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति का कारावास 2 वर्ष तक हो सकेगा, उससे दंडित किया जाएगा। तो आप एक तो ये ध्यान रखें, ये जो सेक्शन 2 एफ का फर्स्ट और 2F का सेकंड, इनको देख लें क्योंकि पनिशमेंट का डिफरेंस इन्हीं में दे रखा है। तो सेक्शन 2F के फर्स्ट में कोई ऑफेंस कर रहा है, 2F क्या है तो इसका डेफिनेशन पोर्शन देखिएगा, इसमें 2F में फर्स्ट दे रखा है टू इम्प्रिजनेट, टू इम्पर्सोनेट और लीक और अटेम्प्ट्स टू लीक और कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पायर टू लीक क्वेश्चन पेपर। सेक्शन 2F का फर्स्ट है कि प्रश्न पत्र प्रतिरूपण और प्रकटन करने के लिए, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट है उसमें दे रखा कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मैं एक बार इसको F का फर्स्ट और 2F का फर्स्ट और 2F का सेकंड दोनों एक बार ब्रीफ कर देता हूं आपको। किसी परीक्षार्थी के संबंध में इसका फर्स्ट है 2F का फर्स्ट है, किसी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा के में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में किसी लिखित, अलिखित, प्राधिकृत, मुद्रित सामग्री से और अप्राधिकृत सहायता लेगा या अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करेगा, तो इसमें जो सेक्शन 10 में इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया, 10 का सबसेक्शन 1 में इसका पनिशमेंट देना 10 1 में, और जो इसका सेकंड है वो इसका सेक्शन 10 के सेकंड में इसका प्रोविजन किया गया, किस बात के लिए कि ऐसा कोई प्ररूपण प्रकट करने का प्रयास करेगा, कोई षड्यंत्र करेगा, ऐसी रीति से पेपर लेगा, अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगा, कौन, अनऑथराइज्ड पर्सन, उसको सॉल्व करके देगा और परीक्षार्थी अप्राधिकृत रीति से उसकी सहायता करेगा, इसमें एग्जाम देने वाला भी शामिल है। ऐसे व्यक्ति के लिए पनिशमेंट जो सेकंड में बढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट था उसमें पनिशमेंट 3 साल से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 9 महीने तक की सजा अगर जुर्माना नहीं देगा, और सेकंड में 10 ईयर तक कम से कम इंप्रिजमेंट और ज्यादा से ज्यादा एलआई तक का इंप्रिजमेंट था किया गया है इसमें, और फाइन 10 लाख मिनिमम से लेकर 10 करोड़ तक का फाइन, और फाइन नहीं देगा तो 2 साल का जुर्माना। अब इसमें प्रोविजन दे रखा, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में फॉर एडेक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट imposes sentence of imprisonment for term of less than 10 years, परंतु न्यायालय निर्णय में अभिकथित किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त कारण या विशेष कारणों के लिए 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का दंड अभियोगित कर सकता है। कोर्ट स्पेशल रीजन लिखता है, मेंशन करता है, तो 10 ईयर से कम की सजा भी इसमें दे सकता है। इन सारे प्रोविजन को अच्छे से ध्यान करना है। 1992 का एक्ट और 2022 का एक्ट, इन दोनों को, जो 1992 का एक्ट है उसका सेक्शन 1 to 8, उसमें टोटल इतने ही सेक्शन है, और 2022 का ये एक्ट है इसका सेक्शन 1 to 10, ये एपीओ के सिलेबस में, इनके दोनों के वीडियो आपको YouTube पे अवेलेबल करवाए गए, और इस 11 से लेकर 20 तक के सेक्शन है उनका किसी और वीडियो में किसी दिन आपको डिस्कशन प्रोवाइड करवा देंगे। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ। नमस्कार।